जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, उतना बड़ा संघर्ष होगा, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू शो में जो CSR नेट अचीवर्स का शो है। एंड इस शो में हम हर रोज नए नए अचीवर्स से मिलते हैं जिन्होंने इस CSR एग्जाम जून 2024 को क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। तो आज भी हम हमारे नए अचीवर से मिल रहे हैं और हमारे नए अचीवर से कोमल जोशी की जो गुजरात से। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है हमारे CSR नेट अचीवर्स शो में, और कोमल आपका भी वेलकम है थैंक यू सर हमारे शो में। और सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से कोमल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर कि आपका CSR जून 2024 एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और आपने बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो पूरी IFS फैमिली की तरफ से एंड हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि कोमल जोशी ये हमारी IFS ऑफलाइन की स्टूडेंट है। एंड कोमल जोशी ये पालनपुर गुजरात से, और कोमल ने जूलॉजी में अपना MSc कंप्लीट किया है और अभी इस CSR एग्जाम में इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया और इनका JRF क्वालिफाई हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कोमल कि जो बहुत सारे डाउट्स पूछते, और इसमें से एक डाउट ये भी है कि ये जो CSR का एग्जाम था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट था, बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। तो कोमल आपको इस बार का एग्जाम कैसे लगा? सर मुझे पर्सनली इस बार का जो एग्जाम था, क्वेश्चन तो सर लेंदी थे। हाँ। उनको रीड करने के लिए टाइम जा रहा था। पार्ट C में सर बहुत टाइम टेकिंग थे क्वेश्चंस, उन्हें रीड करने में मेरा खुद का टाइम काफी ज्यादा चला गया। हाँ। मैंने करीब 2 घंटे पार्ट C को दे दिए। अच्छा। और 1 घंटे में मैंने पार्ट B और पार्ट A किया। तो क्वेश्चन पेपर सर मुझे मॉडरेट टू हाई के बीच में लगा। यस, तो मॉडरेट टू हाई सभी स्टूडेंट बोल रहे थे कि मॉडरेट टू हाई था, पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको सिलेक्ट करना। यस सर। और आप अगर उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो तो आपको वो C पार्ट में 25 क्वेश्चन मिल जाते। हाँ सर। B पार्ट में भी आपको क्वेश्चन मिल जाते। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोमल कि बहुत सारे स्टूडेंट C पार्ट में क्वेश्चन सिलेक्शन करना चाहते हैं। हाँ सर। बहुत सारे स्टूडेंट का टारगेट होता है कि मैं C पार्ट में 25 क्वेश्चन करेक्ट सिलेक्ट करूं, और ये 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करना अगर आप देखो तो बड़ा सिंपल है। हाँ सर। कि 75 क्वेश्चन है 25 करने, पर जो भी CSR नेट का स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि सबसे डिफिकल्ट यही है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा होना। हाँ। क्योंकि हमें समझ में नहीं आता मैं किस क्वेश्चन को करूं। हाँ सर। और किस क्वेश्चन को नहीं करूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर हम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे अच्छे से करें। हाँ सर, ये जो है पार्ट C का क्वेश्चन सिलेक्शन का सर वैसा ही है जैसे थाली में 56 भोग है, चालू कहाँ से करूं मैं। यस। तो वो वैसा रहता है सर। हाँ। उसमें कैसा होता है कि जैसे कि आप लोगों ने हमें बताया था कि क्या स्ट्रेटेजी है सर। हाँ। हमें पहले तो एक सरसरी निगाहों से सारे क्वेश्चन जो है वो स्कैन कर लेने रहते हैं, फिर उसमें से अपने जो है जो आप अटेंड करने वाले हो, हाँ। उसे या तो फिर बुकमार्क कर लो, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है पर्टिकुलरली, और वो क्वेश्चन वो होने चाहिए जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हैं। यस। और जरा सा भी उनमें अगर डाउट लग रहा है सर तो वो मेरे हिसाब से छोड़ देने चाहिए। तो ये कोमल आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, देखो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ये बोलता है कि 75 क्वेश्चन है, पर उन 75 में से आपको क्या आता है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और आपको जिन टॉपिक में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, जो आपके फेवरेट है, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, मैच द पेयर्स, अगर आप कर सकते हो तो इजीली 25 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर पाते हो। हाँ, दूसरा एक पॉइंट होता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस
एज वेल एज पेपर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि पेपर में CSIR एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। और समय क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि CSIR ने 180 मिनट्स दिए 145 क्वेश्चन करने के लिए। तो समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको और समय दे सके। तो कोमल, मुझे आप ये बताओ कि आपने CSIR एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर मैंने तो जैसे कि मुझे ज्यादातर हेल्प मिली यहाँ पे जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे उससे। तो यहाँ पे मैं एस्टिमेट करके चलती थी कि मुझे कितना टाइम लग रहा है पार्ट सी में और मैं कितना टाइम दे पा रही हूँ पार्ट बी और पार्ट ए को। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिल गई। पर तो भी सर एस्टिमेट टाइम जो मेरा यहाँ था उसके कंपेयर में मेरा ज्यादा टाइम गया एग्जाम में, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था। पार्ट सी में मुझे भी काफी टाइम लग गया क्वेश्चंस को रीड करने में। यस, तो मतलब टाइम तो ऑब्वियसली आपको भी लगा। हाँ, लेकिन फिर भी जितना आप मैनेज कर सकते थे आपने पार्ट सी के क्वेश्चन में किया, पार्ट बी में किया, पार्ट ए में किया, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। देखिए, हर एग्जाम्स का पेपर थोड़ा नया बन के आता है, पैकेजिंग जो होती है वो नई आती है, और नए फॉर्मेट में, नए स्टेटमेंट के पैटर्न में, नए कंसेप्ट ये पूछे जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि इसमें से मैं क्या क्या टारगेट करूं, और अगर आपने अच्छे से उसको मैनेज किया तो टाइम मैनेज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी कि अभी CSIR एग्जाम को 2 महीने बाकी है, CSIR एग्जाम दिसंबर में ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करे CSIR को। तो आप क्या उनको गाइड करोगे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि जिससे इस CSIR एग्जाम को आपकी तरह ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई करे? सर अगर 2 महीने के अंदर करना है तो मेरे हिसाब से उन्हें वो यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए जो ऑलरेडी उनकी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है और जो उन्हें थोड़ी थोड़ी आती है और फिर बिल्कुल नहीं आती है वो यूनिट्स। तो जो स्ट्रांग है उन पे वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करे और फिर जब वो प्रिपेयर हो जाए उसके बाद वो यूनिट पर जाए जो उनकी थोड़ी कम प्रिपेयर्ड है। ना कि उन यूनिट्स को करने का ट्राई करे जिन्हें वो आती ही नहीं है। उस पे सर ज्यादा उनका टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और जिस चीज को वो और ज्यादा अच्छी कर सकते थे वो कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात बोली कोमल कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। 2 महीने, इन 2 महीने में अपने स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग बनाओ। अपने यूनिट्स जो भी आपके फेवरेट है उनको बहुत अच्छे से करो, उनके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यूनिट्स का रिवीजन करो, और जो यूनिट्स आपको अभी भी वीक लगते हैं उनको भी प्रैक्टिस करो, उनको भी करो। पर ये याद रखना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस यूनिट में तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय छोटे छोटे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको 100% श्योर है तो वो करना, अदरवाइज उन क्वेश्चन को छोड़ देना। ये सबसे बड़ा होता है। और CSIR में सबसे डिफिकल्ट बात यही है कि क्या पकड़ो और क्या छोड़ दो। यस सर। रिजल्ट इसी पे जो है वो डिसाइड होता है कि आपने जो सिलेक्ट किए क्वेश्चन उनमें से आपके कितने करेक्ट हुए। और कोमल, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या यहाँ पे क्लास में आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते वक्त कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, प्रॉब्लम आते हैं प्रिपरेशन करते वक्त, और जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो मन नहीं लगता, कभी डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेशन आता है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा डिमोटिवेशन आया था क्या? हाँ सर, बहुत बारी आता था। मतलब किसी भी चीज का प्रिपरेशन करो, डिमोटिवेशन, स्ट्रेस ये उसके साथ आता ही है। तो ये तो सर बहुत स्वाभाविक बात है कि आता है। और पर सर 1-2 दिन, और हमें खुद को भी 1-2 दिन देने चाहिए उस चीज के लिए। अगर आपको ऐसा लो फील हो रहा है तो आप 1 दिन का ऑफ ले लो, या तो फिर मत पढ़ो उस दिन के दौरान, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, सो जाओ, या तो फिर जो अच्छा लगता है वो करो। फिर उसके बाद 1 दिन बाद वापस से पढ़ना स्टार्ट करो, ना कि खुद के ऊपर इतना हावी कर लो उस चीज को। यस, तो ये बहुत अच्छी बात बोली कोमल कि आप अगर नेगेटिविटी आती है, डिमोटिवेशन आता है तो कुछ टाइम के लिए होता है, और उस टाइम पे आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, और अपने माइंड स्टेट को चेंज करो। पॉजिटिव जितना ज्यादा रहोगे उतना हमेशा आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होते जाएंगे। मतलब निगेटिविटी आती है, सबको आती है, और वो नेचुरल है, हर दिन में थोड़ा आपको नेगेटिविटी होगा, बट उसको ओवरकम करने के लिए एक ही है कि फोकस को शिफ्ट करो। पॉजिटिव साइड में अगर जाओगे
तो आपको कभी डिमोटिवेशन ज्यादा नहीं आएगा। और कभी ऐसा भी होता है कोमल कि कभी बहुत पढ़ाई अच्छी होती है और कभी अच्छी नहीं होती। हाँ ऐसे भी तो दिन होते हैं कि जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। हाँ सर। बट ये जो अच्छी पढ़ाई हो रही है और जो नहीं हो रही है वो सारा फिर बाद में जाके हो जाता है क्लियर। मतलब फिर बाद में जाके आपकी एवरेज जितना पढ़ाई हो रहा है उतना हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जनरली हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते समय कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा कि आपका फोकस कितना फोकस है और डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करना। आज के डेट में कोमल सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का टाइम जाता है वो ऐसे चीजों पे जाता है कि जो उनके गोल को अचीव करने में कुछ काम नहीं करती, जैसे सोशल मीडिया। तो क्या आपको भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता था क्या सोशल मीडिया से, या कुछ ऐसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जिससे आपकी पढ़ाई ना हो और आपका ध्यान हमेशा वहां पे जाए? नहीं सर, मुझे तो नहीं होता था, लेकिन सर जैसे कि रील स्क्रॉल करने का है, वो मैं कई बार मेरे 2-2-3-3 घंटे गए हैं उस चीज में। तो मतलब तो वो है तुम्हारे लिए वो सबके गई है। ये देखो, ये भी तो हंस रहे हैं, ये कहाँ पे कम है। तो सर वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता सर कि वो है सर, डिस्ट्रैक्शन तो है, बट जैसे जैसे सर एग्जाम पास आती है ना तो वो सारी चीजें छूट जाती है और हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो लास्ट के 2 महीने हम सब आई गेस अंडरग्राउंड हो गए थे। यस, तो ये बहुत मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप उन चीजों से दूर जाओ। हाँ सर, उन चीजों को स्टॉप करो। जब आप अंडरग्राउंड हो जाते हो तो आप खुद के ऊपर फोकस करते हो और तब आपका पूरा टाइम पढ़ाई पे लगता है। तो फिर टाइम वेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि जनरली सोशल मीडिया पे टाइम देना मतलब वो वेस्ट ही है। हाँ, अगर आप रिफ्रेश करने के लिए दे रहे हो तो बात अलग है। हाँ। बट आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रात के 2-2 बजे तक हाँ सर, ये सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली रील्स देखना, वो फिर टाइम वेस्ट है और उससे हमारा ब्रेन भी बहुत प्रेशराइज होता है, हमारा कंसंट्रेशन कम होता है, फोकस कम होता है और एनर्जी गलत जगह पे यूज होती है, गलत जगह पे वेस्ट होती है। इस वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो सोशल मीडिया से दूर रहना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर सच में जेन्युइनली आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया से बहुत दूर जाना होता है और अपने को अंडरग्राउंड करना होता है और प्रिपरेशन पे फोकस करना होता है। अभी कोमल, बहुत बार हम देखते हैं कि CSIR एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों सेक्शन करने होते हैं। तो पार्ट ए भी मेजर रोल प्ले करता है एप्टीट्यूड का। तो एप्टीट्यूड का अगर प्रिपरेशन करना है तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? सर मेरा एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मतलब आप बाकी लाइफ साइंस के स्टूडेंट की तरह मैं उन्हीं की तरह हूँ। मैं उनसे आई गेस मेरी हालत खराब ही होगी। मुझसे इतना एप्टीट्यूड नहीं होता। तो भी सर मैंने है ना लास्ट टाइम पे 2-3 वीडियोस देखे थे, ताकि मैं बेसिक जो कैलकुलेशन होता है, यानी कि 6-7 जो आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, वो निकाल लूं। क्योंकि सर हम हमेशा है ना पार्ट ए को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तब जबकि वो गेम चेंजर है। पार्ट ए इम्पोर्टेंट है। पार्ट ए आपके JRF सिलेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट ए आपका रैंक, आपको जो अच्छी रैंक आती है वो पार्ट ए से ही आती है। इसलिए पार्ट ए का तो आपको प्रिपरेशन करना ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कोमल कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करे, स्टडी करे, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बोरिंग प्रोसेस है। हाँ सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कभी कभी एनालिसिस नहीं होते और वो अगर सॉल्व नहीं होते तो बहुत दर्द होता है। हाँ सर, बहुत ऐसा जितना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसे मतलब क्या करूं समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसी सिचुएशन आपको भी आई थी? हाँ सर, हमेशा आई थी। कि सर जैसे कंसेप्ट पढ़ा, PYQ बुक आज तो पूरे PYQ मैं कर ही दूंगी। जैसे मैं PYQ बुक खोलती थी, उसके बाद एक क्वेश्चन राइट, 2 राइट, फिर 3rd रॉन्ग, 4th रॉन्ग, 5th रॉन्ग, 6th रॉन्ग। तो सर मोटिवेशन ही नहीं मिलता था कि मैं बुक ही कैसे खोलूं PYQ की। कि अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ा नोटबुक से, 2 घंटे 3 घंटे मैंने कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन मुझसे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे।
तो सर मुझे उसमें हेल्प मेरे दोस्तों की ज्यादा लगी। अच्छा। क्योंकि सर उन लोगों के साथ में बैठ के जब हम लोग डिस्कशन करते थे तो वो मुझे ट्रिक्स बताते थे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर। हाँ। क्योंकि सर कई बार हम क्वेश्चन का मतलब अलग अलग समझ लेते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये कहना चाहता था। तो मतलब फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हाँ। करके भी आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसको स्किल आते, हाँ। समझ में आते कि क्वेश्चन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ। तो वो स्किल आने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ। दूसरा, अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर डाउट्स पूछो। हाँ। तो जैसे ऑफलाइन में आप क्लासरूम में जब पढ़ते थे तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता था तो आप भी डाउट्स पूछते थे क्या, या क्वेश्चंस जब समझ में नहीं आते तो? सर मैं तो बहुत शाय थी। हाँ, मुझसे मैं सब तो लोगों की तरह तुम भी शाय थी मतलब। बहुत शाय थी। मुझे क्लासरूम में मतलब डाउट ऐसे पूछने में ऐसा होता था पता नहीं मैं क्या गुनाह कर रही हूँ। हाँ। सब मुझे बेवकूफ समझ लेंगे कि इसने ये क्या पूछ लिया, पता नहीं इसको इतना भी नहीं पता। हाँ। तो सर मैं मतलब पर्सनली आके पूछ लेती थी आपसे। अच्छा। हाँ। फिर बाकी सर सब हम दोस्त लोग जो बैठते थे उनसे डिस्कशन करती थी, वो बता देते थे। यस। तो मतलब देखो, सारे स्टूडेंट का सेम ही प्रॉब्लम होता है कि वो डरते हैं डाउट्स पूछने हाँ से। सर। और दूसरा, स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है कि टीचर्स अभी पढ़ा के आए, हाँ। अभी थक गए, क्योंकि 3-3 घंटे के लेक्चर्स हाँ होते सर। तो टीचर्स को तकलीफ कैसे दे, तो इसलिए वो मतलब थोड़ा सा डरते हैं आने से। तो हम बहुत बार पूछते हैं कि भाई आपको डाउट है तो आप हाँ। आ जाओ, आप सॉल्व करो, आपके डाउट्स को क्लियर करो। लेकिन वो बहुत सोचते हैं अपने टीचर्स के बारे में और कभी कभी बोल भी नहीं पाते, क्योंकि सर। कभी पूछा भी नहीं होता ना। हाँ सर। और इसलिए फिर थोड़ा सा डरते। बाकी डाउट्स आपको पूछने चाहिए, जितने ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। और एक कोमल, कि बहुत बार हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लाइफ साइंस के बहुत सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री से लेके यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी, तो बहुत सारे वहां पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस के भी क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड भी है न्यूमेरिकल्स का। तो क्या आपको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा? बिल्कुल बहुत ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब देखो, आपकी तरह ही है कोमल भी, जेन्युइन है कि डाउट्स लगता है, मतलब डर तो बहुत ज्यादा लगता है। मतलब ऐसा भी होता है ना, जितना मतलब बिच्छू के काटने का ना हो, जितना न्यूमेरिकल चींटी के काटने का सर, ना हो। नंबर देखते ही हाँ, मुझे नहीं आ रहा, उतना न्यूमेरिकल से डर लगता है। तो ये मतलब होता ही है, तो सबका नॉर्मली होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है न्यूमेरिकल्स नहीं किए, तो फिर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो फिर आपने वो टॉपिक्स किए होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते। हाँ सर मैंने न्यूमेरिकल्स पूरे छोड़े नहीं। अच्छा। मतलब हाँ, मुझे डर लगता था स्टार्टिंग में, फिर जब मुझे करने में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के आंसर्स आ जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है कि मतलब मैंने तो पता नहीं क्या ही खोज कर दी। तो सर न्यूमेरिकल करने में मजा आता था, लेकिन स्टार्टिंग में डर लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल कर लेती थी, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो थियरी वाला पोर्शन है जिसमें मेरे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट थे वो भी मैं कर लेती थी। हाँ, तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर थोड़ा डर भी लगता हो तो भी जो आता है वो तो कर सकते हैं। हाँ, सिंपल। तो देखिए, इसलिए मतलब ऐसा कहते हैं कि मेहनत का जुनून जिसके सर पर चढ़ा हो उसके सामने मुश्किलें भी घुटने टेक देती है, बट आपको प्रयास करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आपको सारी चीजें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आगे जाके एग्जाम में कौन सी काम आएगी। हाँ सर। कुछ ऐसे नॉर्मल कंसेप्ट भी आपको 4-4 मार्क्स देके जाते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं कि मैंने मतलब ऐसे लॉजिक लगा दिया और सही हो गया। इसलिए आपको पता तो होना चाहिए। अब कोमल, बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करते तो स्टूडेंट नोट्स पढ़ के पढ़ाई करते, नोट्स प्रिपेयर करते, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते। तो आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी यूज की थी, कि आप पढ़ाई कैसे करते थे? सर मैंने शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाई थी, मैंने 1-2 यूनिट की शॉर्ट नोट्स बनाई थी, पर फिर मुझे पता चला कि वो लॉन्ग नोट ही थी, शॉर्ट नहीं थी। तो फिर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई। सबकी तरह ही है मतलब। हाँ, सबका यही प्रॉब्लम है कि उनके लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स पे कोई डिफरेंस नहीं था। बस इज ऑन द वो पूरे सेंटेंस नहीं थे, बाकी पूरी डिटेल वही थी। तो सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी तो
कोई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से छूट जाएगा। हाँ। तो मैं वो पूरा बुक ही पढ़ती थी। अब वो सबके लिए वेरी कर सकता है सर कि हाँ। लोगों को ज्यादा याद रह जाता हो तो उनके लिए शॉर्ट नोट वर्क कर सकती है, लेकिन मैं पूरा बुक पढ़ती थी। वाह। तो देखिए ऐसा होता है कि हर एक की अपनी खुद की यूनिक स्टाइल होती है पढ़ने की, जिसे हम स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। और ये यूनिक स्टाइल जो होती है वो अपनी 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 होती है। किसी को बुक पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसी को नोट्स पढ़ के समझ में आता है, कोई जो लर्निंग करता है वो डायग्राम से भी लर्न कर लेता है, टेबल से भी लर्न कर लेता है। तो ये मतलब ट्रिक होती है, और आपको अपनी ट्रिक यूज करके सिर्फ पढ़ाई करनी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह से आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोमल कि कभी कभी क्या होता है कि माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी माइंड कंट्रोल ही नहीं होता, कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सारा हम सोचते बैठते, अननेसेसरी सोचते। हाँ सर। तो ऐसा बोलते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो कभी भी जीत सकता है, बट मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। अगर ओवर थिंकिंग है, डाउट से बहुत सारा आप सोच रहे हो ना, तो उसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, निगेटिविटी बढ़ती है। तो क्या आपका भी माइंड ऐसे डाइवर्ट होता था क्या कभी? हाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत बारी होता था। हाँ। जब स्पेशली जब एग्जाम टाइम पास में आया था तब ज्यादा होता था सर। हाँ। कि पता नहीं, क्योंकि सर हम स्टार्टिंग में एग्जाम होने से पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, पता नहीं क्या रहेगा रिजल्ट, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो सर मुझे उसमें ज्यादातर हेल्प लगी कि जैसे कि हम किसी के कंसल्टेंट में हैं, जैसे कि सर आप लोग हैं हमारे पास में, तो अगर हम आपसे आके कंसल्ट करें तो हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ना कि अपने दोस्त के पास चले गए तो वो तो पहले से ही दुखी है। हाँ। फिर आप दोनों एक साथ दुखी हो जाओगे। इससे बेटर है कि कोई आपके पास हो। तो जैसे कि हम सर के पास आ जाते थे, तो सर क्योंकि हमारी सारी भावनाएं समझते थे, क्योंकि सर भी उस दौर से निकले हुए, तो उन्हें प्रॉपर एग्जैक्ट पता होता था कि क्या क्या ये लोग फेस कर रहे हैं। तो हमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कोमल, कि जब आपको ऐसा फील हो कि जब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, डाइवर्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप गाइडेंस लो। आप किसी एक्सपर्ट से पूछो कि हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, और गाइडेंस लोगे तो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर। और वो दिन फिर निकल जाते हैं, फिर वो टाइम भी निकल जाता है, क्योंकि टाइम की बात होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोमल कि आपने क्लासरूम से पढ़ाई की हुई है, क्लासरूम में सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, तो क्लासरूम के लेक्चर्स, क्योंकि क्लासरूम में यहाँ पे बहुत बड़े क्लासेस भी होते हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे के, तो फिर 3-3 घंटे के 2 क्लासेस करने के बाद घर पे जाने के बाद टाइम मिलता था क्या पढ़ने के लिए? आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे? सर जैसे कि हमारा यहाँ पे 3-3 घंटे का लेक्चर रहता था, तो लेक्चर करने के बाद सर हालत में तो नहीं होते थे हम कि हम कुछ जाके पढ़ ले, या तो फिर आज तो फोड़ ही देंगे, PYQ कर लेंगे सारे। ऐसा नहीं होता था सर। जेन्युइनली हम जाते थे, थक जाते थे, फिर सो जाते थे। सो जाने के बाद रेस्ट करने के बाद जो टाइम मिलता था सर, उसमें जो लाइब्रेरी में जाते थे, आज जो टॉपिक करवाया उसका रिवीजन करते थे। रिवीजन बहुत फास्ट वे में करते थे। सर मैं तो ऑडियो आप लोगों के रिकॉर्ड करती थी, जो पर्टिकुलर चीज मुझे समझ नहीं आती थी वो चीज सुन के वापस से रिवाइज कर ली। फिर टाइम मिला तो PYQ सॉल्व किया, नहीं तो सुबह क्लास जाने से पहले PYQ देख लिए। तो मतलब कैसे भी करके लेकिन दिन का रिवीजन करना है, और घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करना है और फिर प्रिपरेशन करना है। और ये बेस्ट वे, मतलब अगर क्लासेस हो गए तो क्लासेस में तो समझ में आता है, थोड़ा सा रेस्ट करो, और जब रेस्ट होती है तो ब्रेन फिर से फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद फिर से आप रिवाइज करो क्लास को, और उसी दिन के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। ये सबसे बेस्ट वे। अभी कोमल कैसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे, तो पढ़ते समय वो जो पढ़ रहे हैं या उनको जितना समझ में आ रहा है वो देखने के लिए वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं। एंड सेल्फ एनालिसिस बेस्ट वे खुद को जानने का कि मुझे कितना आता है। तो आप सेल्फ एनालिसिस में जब संडे टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट देते थे, क्या आपको संडे टेस्ट का, मॉक टेस्ट का फाइनल एग्जाम में फायदा हुआ क्या, बेनिफिट मिला क्या? हाँ सर, मुझे अगर हमारे संडे टेस्ट का देखा जाए तो सर पहले मैं मेन प्रॉब्लम सर संडे टेस्ट का स्कोर का मेरे साथ ये रहता था, मेरे कोई ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मॉडरेट मार्क्स आते थे।
मेन प्रॉब्लम ये रहता था कि मैं आंसर करेक्ट टिक करती थी पेपर में, लेकिन मैं OMR में टिक नहीं करती थी। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख उस बात का रहता था कि मैंने इधर आंसर करेक्ट निकाला, लेकिन मैं वो चूज नहीं कर पाई, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाई। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जाता गया, तब मुझे पता चला कि कैसे कैसे सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन मेनली क्वेश्चन का आप तब कर पाते हो जब आपके कंसेप्ट उस टॉपिक के बहुत ही क्लियर हो, आपको पता हो कि गलत अगर आप क्वेश्चन कोई ऑप्शन को कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि खुद का एनालिसिस करना। तो संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जब भी आप देते हो तो आपको एक तो समझ में आ जाता है कि मुझे कितना समझ में आया, और दूसरा कि मुझे और क्या करना बाकी है, मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, निगेटिव कहाँ पे हो रहे हैं। ये सब बातें सेल्फ एनालिसिस से होती है। इसलिए हर संडे टेस्ट या हर आप मॉक टेस्ट को दोगे तो आपको खुद का प्रिपरेशन समझ में आता है और आपका रिवीजन भी बूस्ट होता है। अब इसके साथ अगर हम देखें कोमल कि बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्लास लगा के प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन करते वक्त उनको क्या क्या बातें अभी याद रखनी चाहिए कि जिससे उनके प्रिपरेशन में कम टाइम में उनके सारे टॉपिक्स हो जाए। और दूसरा कि जैसे आपने CSR एग्जाम इतना अच्छा रैंक से क्वालिफाई किया, तो उनको कितने यूनिट्स करनी चाहिए लाइफ साइंस के, क्योंकि 13 यूनिट्स है प्लस एक एप्टीट्यूड है, तो उन्होंने कितने यूनिट्स करने चाहिए जिससे उनका एग्जाम आपकी तरह बहुत अच्छा सिलेक्शन हो, उनका भी रिजल्ट इतना अच्छा है। सर अभी तो जो पैटर्न है एग्जाम का, हम एक भी यूनिट स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस यूनिट से कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यूनिट तो स्किप नहीं करनी, लेकिन सर ये भी पॉसिबल नहीं है कि 13 यूनिट्स हमें बहुत अच्छे से आती हो। तो हमारी उसमें ऐसी भी यूनिट्स होती है जो हमें नहीं आती, वीक यूनिट्स होती है। तो उसके सारे पॉइंट्स ना करके जो सब टॉपिक्स है वो एक बारी ध्यान में रख ले तो सर वो भी बेनिफिट होता है कि सारा टॉपिक नहीं पढ़ा लेकिन कुछ छोड़ा भी नहीं हमने, सारा चीज कवर अप कर लिया। और फिर सर जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हीं को बार बार रिवाइज करके उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो, उस टॉपिक पे ना जाओ जो बिल्कुल नया है। यस, तो ये बहुत अच्छी बात बोली कोमल ने कि आपको सारे यूनिट्स को इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि अभी क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, टेक्निक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोई भी यूनिट का क्वेश्चन जो होता है वो टेक्निक को लिंक करके पूछा जाता है। तो सेल बायोलॉजी के भी टेक्निक होंगे, बैंड पैटर्न के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी होंगे, डेवलपमेंट में भी अभी बहुत सारे टेक्निक पूछ रहे हैं, सेल सिग्नलिंग में पूछ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री है, सारे जेनेटिक्स में सारे। तो आपको मेथड्स इन बायोलॉजी को लिंक करना आना चाहिए, अप्लाइड बायोलॉजी को बेसिक टॉपिक के साथ लिंक करना आना चाहिए। इसलिए सारे टॉपिक अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो। और ये ऐसे ही हम सोचते हैं कि पूरे 30 यूनिट्स करना एप्टीट्यूड के साथ, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मतलब ऐसे कि पूरे दरिया को पार करना ऐसे है। तो कभी कभी असंभव लगता है दरिया को पार करना, लेकिन किसी के सोच और प्रयासों ने इसको भी संभव कर दिया। मतलब आप अगर सोच सकते हो, आप अगर प्रयास कर सकते हो, तो आप उस दरिया को भी पार कर सकते हो जिसमें आपके 13 यूनिट्स आ रहे, एप्टीट्यूड आ रहा है, उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे, उसके मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहे, बुलेट पॉइंट्स आ रहे। क्योंकि जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये और एक कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है घर पे, क्योंकि आपको क्या होता है, स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है कि उनको सब मैनेज करना डिफिकल्ट जाता है, कि उनको नोट्स भी पढ़ाने हैं, उनको नोट्स का रिवीजन भी करना है, उनको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, उनको PYQ भी सॉल्व करने, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट, DBT, उन सब के भी PYQ सॉल्व करने। तो फिर आपने इन सबको कैसे मैनेज किया था? सर मैंने तो जैसे कि मेन मेरे लिए संडे टेस्ट मैटर करता था, तो मैं संडे टेस्ट के लिए जब प्रिपेयर करती थी तब PYQ उसी हिसाब से लगाती थी। तो गेट वेट का सर जो CSIR है वो टॉप मोस्ट एग्जाम है। तो आई थिंक कि उस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो जैसे गेट है, DBT है, उसका ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाता है। तो उसके भी क्वेश्चंस लगा लिए कभी कभार,
ऐसे करके हो जाता था। हाँ, तो मतलब आपको मतलब जब भी आपको टाइम मिले तब क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ। आप करो। वैसे संडे टेस्ट से पहले तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही होंगे। हाँ सर। क्योंकि सारे स्टूडेंट संडे टेस्ट से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम को आते हैं, तो फायदा होता है क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और संडे के टेस्ट में भी नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमारे कंसेप्ट और अच्छे से होते और प्योर होते। अब सपोज अगर हम एग्जाम्स के बारे में अगर देखें तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, डीबीटी एग्जाम है, गेट है, सेट है, या आपका CSIR नेट है, तो क्या आपने भी सारे एग्जाम्स को मतलब सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे या आप सिर्फ CSIR नेट के किए थे? सर मैंने तो नहीं किए थे। अच्छा। मैंने सिर्फ CSIR के किए थे और बीच बीच में मैंने गेट के और डीबीटी के देखे थे, PYQs सॉल्व करने का ट्राई किया तो था। उनका बेनिफिट हुआ? हाँ सर, हुआ था। तो क्या बाकी स्टूडेंट ने जैसे CSR के क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने गेट के, डीबीटी के, बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन देखने चाहिए क्या? हाँ उनको भी सॉल्व करना चाहिए? हाँ सर, अगर टाइम है तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि PYQ CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट के और डीबीटी के PYQ नहीं देखोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आपको और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन चाहिए, PYQ कंप्लीट हो चुकी है, और क्वेश्चंस चाहिए तो आप गेट और डीबीटी पर जा सकते हो। बाकी जो PYQ की बुक है वो इनफ है। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कोमल कि जितने आप करते हो उतने सफिशिएंट। हाँ। आप CSR के करो, आप गेट के करो, डीबीटी, जितना टाइम मिलता है, जितने आप कर सकते हो उतना सफिशिएंट है, पर सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। हाँ। बस प्रैक्टिस को रोकना मत, और खुद को कभी लिमिट नहीं करना है जितना आप, क्योंकि देखिए ऐसा बोलते हैं कि अपने पंखों को खोल दे क्योंकि जमाना सिर्फ अपनी उड़ान देखता है। इसलिए आपको हमेशा ग्रो होते रहना है, लर्निंग करते रहना है। जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। अब कोमल, अब मैं रैपिड फायर के क्वेश्चन पूछूंगा कुछ। हाँ, तो रैपिड फायर में पॉइंटर्स आंसर देने, हाँ, और फास्ट आंसर देने। हाँ सर। जैसे सबसे फर्स्ट कि सबसे फेवरेट यूनिट कौन से बने CSIR नेट के प्रिपरेशन करते समय? डेव बायो, सेल बायो, जेनेटिक्स। वाओ, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये सारे फेवरेट यूनिट्स बन गए। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? बायोकेम, अप्लाइड, और मेथड्स। बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड और मेथड्स। हाँ, ये मोस्टली स्टूडेंट को जो है वो मेथड्स तो डिफिकल्ट लगता ही है, अप्लाइड भी डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, और अगर सपोज एग्जाम में आप एग्जाम में अपेयर करते हो तो सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हो? पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C? पार्ट C। अच्छा, पार्ट C से स्टार्ट करते हो, और इसका रीजन क्या कि पार्ट C में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना? हाँ। और क्योंकि पहले हम बहुत हाई कंसंट्रेशन होते, कंसंट्रेशन लेवल फिर डिक्रीज होता जाता है, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस कर लो। और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को एग्जाम में ट्राई करते हो कि नहीं? ज्यादा मतलब सर अगर अपने लेवल के होंगे तो? हाँ, अपने लेवल के होते तो सर ट्राई करते। या डर लगता है उनसे तभी? सर डर तो लगता है। हाँ, डर लगता है, डर मतलब, तो लगता है। हाँ, डर लगता है। तो ये है। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपने ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़े होंगे, यस, और आपने क्लासरूम कोचिंग भी देखा है, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? मतलब पढ़ने के लिए स्टूडेंट के लिए सबसे बेटर वे कौन सा हो सकता है? सर ऑफलाइन बेटर रहेगा। अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो तो ऑफलाइन सर बेटर ही है, बेस्ट है। क्योंकि सारे तरीके के डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं, पूरा फोकस तरीके से प्रिपरेशन होती है। और सर इधर संडे टेस्ट में रेगुलरिटी रहती है, वहां पर स्किप होता है, ऑनलाइन में उतना रेगुलरिटी नहीं रहती। वो देखने वाला कोई नहीं है ना? देखने वाला कोई नहीं मतलब है। संडे को कौन पूछेगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए? यहाँ तो लेक्चर भी तुम्हें भरने ही पड़ेंगे, वहां पे तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, तो स्किप कर दिया, मन चाहा तब आ गए, तब ऑन कर लिया। वैसा यहाँ नहीं होता। यस, तो मतलब ऑनलाइन में इनडायरेक्ट वे से पढ़ाई करना, खुद को मतलब मोटिवेशन देना होता है, खुद ही एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है स्टडी का। ऑफलाइन में अपना खुद का एनवायरनमेंट है, क्लासरूम में आके बैठते, क्लासरूम में आगे सारे बच्चे बैठे हुए, सबके मतलब पढ़ाई कर रहे, तो अपनी पढ़ाई अपने आप हो जाती है। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब इसमें हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको जैसे उसकी पढ़ाई का स्टाइल है। अगर वो सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहता है, घर पे बैठ के अकेले पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब हमारे ऐसे हैं
कि जो लाइव बैच करके भी उनका रिजल्ट आ चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्लासरूम कोचिंग करके उनका रिजल्ट आए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या रिकॉर्डेड कोर्स करके भी रिजल्ट आए। तो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो, पर हर एक जो भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबके कुछ बेनिफिट्स भी है और सबके कुछ जो होते हैं वो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो अभी 2 महीने बाकी है स्टूडेंट्स के लिए, और 2 महीने बाकी है, तो फाइनली हम स्टूडेंट्स को अगर स्ट्रेटेजी देना चाहिए कि वो कैसे जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो पॉइंटेड आप क्या क्या स्ट्रेटेजी दोगे कि क्या क्या करना चाहिए? सर फर्स्टली तो मैं ये बोलूंगी कि जितने कम लोगों के कांटेक्ट में रहो उतना बेटर रहेगा। यस। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं वो मत सुनो। हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सब में मेरा अगर क्लियर हो सकता है तो सबका हो सकता है क्लियर। बस यही है। और फिर रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन हो सकता है। सर मेन वही है, रिवीजन से ही रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। यस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट कंटिन्यू करो। और टेस्ट दो, टेस्ट देके खुद को एनालाइज करो। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से एनालाइज करो। और जो भी स्टूडेंट अभी से भी प्रिपरेशन करते उनका भी 2 महीने में सफिशिएंटली क्वालिफाई होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट जैसे फाइनल जो हमारा रिवीजन होता है, फाइनल जो पढ़ाई होता है तो आखिरी महीने में ही होता है। लास्ट 2 मंथ जो होते हैं उसी में सबका प्रिपरेशन होता है। तो इसलिए ये जो हमारा मतलब आज का CSIR नेट अचीवर्स का सेशन था, इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, एज वेल एज बहुत सारे इस सेशन से लर्निंग मिली। तो मैं कुछ आपको लर्निंग्स की जो इस सेशन में हमें क्या क्या देखने को मिला, कि जैसे कोमल बोलते हैं कि आपको सबसे पहले कि जो भी टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको फोकस करो। उसके साथ साथ जो यूनिट्स आपको अच्छे से आते हैं, फेवरेट यूनिट्स आते हैं, उनको ज्यादा फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे उन्हीं टॉपिक्स या उन्हीं क्वेश्चंस को करो कि जो आपको आते हैं। टाइम उन्हीं को ज्यादा दो जो आपके फेवरेट है, और जो नहीं आते वो उनको छोड़ दो। उसके साथ साथ रिवीजन, जैसे कोमल बोलते कि रिवीजन करते समय हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते, PYQ को सॉल्व करते, एज वेल एज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते। तो रिविजन्स प्रॉपर करो, हर टॉपिक को बेसिक जो भी और अप्लाइड एस्पेक्ट्स है वो सारे अच्छे से समझ के लो। उसके साथ संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट और उनको दो, क्योंकि PYQ सॉल्विंग, संडे टेस्ट एज वेल एज जो मॉक टेस्ट होते हैं उससे सेल्फ एनालिसिस होता है, सेल्फ रिवीजन बूस्ट होता है। उसके साथ साथ डिमोटिवेशन आएगा, ये भी हमने डिस्कस किया। कभी कभी माइंड आपका पढ़ाई में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, तो ये चीजें होती रहती है। तो इसको आप मैनेज कर लो। इससे पॉजिटिव वे में आप जो भी आपको पॉजिटिव अच्छा लगता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके, वो चीजें करो और माइंड को स्टेबल करो। और एक हमने बोला कि अगर आप नॉर्मल भी पढ़ाई करते हो, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, अगर आपका एप्टीट्यूड वीक है या आपको कुछ टॉपिक बहुत हार्ड लगते, तो भी जितना आता है उतना सफिशिएंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना है, और सब कुछ करना पॉसिबल भी नहीं होता है। इसलिए जितना आप कर सकते हो उतना करो। तो ये सारे लर्निंग्स हमने लिए। तो इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सारे हमारे पॉइंट्स डिस्कस किए, एज वेल एज बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स थे, वो भी उनको हेल्प होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो भी उनको हेल्प मिली। तो आप भी सब लोग, आप इस वीडियो से आपको क्या क्या लर्निंग मिली, आपको ये कैसा लगा, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपको जो भी क्वेश्चंस और पूछने हैं वो इस कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के डाल सकते हो। और दूसरा कि आप सब की तरफ से, मतलब सारे हमारे IAPS स्टूडेंट की तरफ से, एज वेल एज हमारे पूरे IAPS फैमिली की तरफ से, कोमल आपको और एक बार कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका। तो ऐसे ही आप और लर्निंग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू ऑल, एंड मिलते हैं और एक न्यू अचीवर्स के साथ में आगे, और एक नए जो भी अचीवर्स है उनके साथ मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे और नए नए स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।